हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है कैसे गुरुकुलों ने बनाया इंडिया को सुपर पावर, गुरुकुल हिस्ट्री। तो देखते हैं किस तरीके की वीडियो है। अगर आप न्यू है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी जो कि 8वीं शताब्दी में उज़्बेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान रीजन में पैदा हुए थे, उनको मॉडर्न अलजेब्रा और एल्गोरिथम्स का पिता माना जाता है। 8वीं शताब्दी की शुरुआत में मुस्लिम शासकों ने पर्सियन रीजन को जीत लिया था और बगदाद को ट्रेड और साइंटिफिक स्टडीज का एक केंद्र बना दिया था। वहीं बगदाद में एक अल ममून नाम के मुस्लिम शासक हुए जो शोध और अनुसंधान के लिए वहाँ पर एक हाउस ऑफ विजडम स्टैब्लिश करते हैं। और इसी हाउस ऑफ विजडम में अल ख्वारिज़मी जो थे वो गणित और विज्ञान की पढ़ाई करते थे और साथ में विदेशी ग्रंथों का अरेबिक ट्रांसलेशन करते थे। मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अल ख्वारिज़मी अपनी किताबों में भारतीय गणितज्ञों, खासकर ब्रह्मगुप्त के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, थेरीज हैं, उसको ट्रांसलेट किए हैं और उस पर अपना काम किए हैं। उनकी एक किताब है जिज़स सिंध हिंद, जो कि संस्कृत के खगोलीय शास्त्रों का अरेबिक ट्रांसलेशन है। और ये जो सिंध हिंद शब्द है, ये संस्कृत के सिद्धांत का अपभ्रंश है। जब ये शब्द संस्कृत का अरब गया तो वहां पर सिद्धांत को उन्होंने सिंध हिंद बोला। और ये जो किताबें हैं, संस्कृत की किताबें, चाहे खगोल विज्ञान की हो या फिर गणित की हो, इसको अल मंसूर नाम का एक अरेबिक शासक था, उसने भारत से 7वीं सेंचुरी में मंगाई थी और उसने ही संस्कृत के ग्रंथों का अरेबिक में ट्रांसलेशन करवाने की परंपरा शुरू की थी। अब इससे क्या हुआ, इससे अरब्स या फिर आप कह ले कि मुस्लिम्स क्रिश्चियन से आगे निकलने लगे थे। और ये जो पीरियड था, ये इस्लाम का गोल्डन पीरियड था। इसमें बहुत ढेर सारी चीजों में प्रगति हुई। तो जब क्रिश्चियंस को लगा कि मुस्लिम्स पढ़ाई लिखाई में आगे निकल जाएंगे, अपने शोध अनुसंधानों में टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग हो जाएंगे, तो फिर क्रिश्चियंस ने भी इन ट्रांसलेशंस का, इन अरेबिक ट्रांसलेशंस का अपनी भाषा में ट्रांसलेशन शुरू किया। और फिर हमने देखा कि 13-14 सेंचुरी से यूरोप में भी बदलाव आना शुरू हो गया, जिसको ये बाद में रेनेसा पीरियड भी कहते हैं। तो ज्ञान की जो गंगा भारत से निकली, उसमें यूरोप तक सभी ने नहाया है। और जब मिडिल ईस्ट नहाया तो मिडिल ईस्ट ने भारत पर आक्रमण कर दिया, और जब यूरोप नहाया तो यूरोप ने भारत पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि हर कोई इस स्वर्णिम भूमि को पाना चाहता था। और इस स्वर्णिम भूमि के स्वर्णिम होने के पीछे अगर किसी का हाथ है तो है भारतीय गुरुकुलों का। ये वो गुरुकुल हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को सबसे पहले हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने का कॉन्सेप्ट दिया था। ये वो गुरुकुल है जहाँ पर शिक्षा के क्या मापदंड होने चाहिए ये डिसाइड किया गया था, आचार्य और शिष्य के बीच में संबंध कैसा होना चाहिए, और शास्त्रार्थ यानी कि डिबेट क्या होती है, कुलपति कैसा होता है, जिसको आज अंग्रेज वाइस चांसलर बोलते हैं। ये वो गुरुकुल है जिन्होंने भारत को श्री राम, श्री कृष्ण, पाणिनि, पतंजलि, आचार्य चाणक्य, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट, वराहमिहिर जैसे जीनियस दिए हैं, जिन्होंने भारत को पूरे विश्व में इकोनॉमिक सुपर पावर बना दिया था। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 29 में। आज के एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि गुरुकुल कैसे काम करते थे, क्या रूटीन था, कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे और उनकी क्या भूमिका रही है भारत को विश्व गुरु बनाने में। दोस्तों, आगे भी वीडियोस आएंगी गुरुकुल पर, वहां पर हम जानेंगे कि गुरुकुल से आज की यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स क्या सीख सकते हैं। अभी बिना किसी विलंब के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, गुरुकुल का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु का कुल। कुल यानी कि परिवार या वंश। जैसे रघुकुल हमने सुना है, तो रघुकुल क्या है? रघुकुल राजा राम जी का वंश है, उनकी वंशावली, उनका परिवार है। ऐसे ही गुरुकुल का मतलब होता है। तो गुरु और शिष्य के संबंध को परिवार की तरह देखा जाता है, इसीलिए गुरुकुल बोला जाता था। और इसीलिए जो गुरुकुल के 3 प्रमुख स्तंभ होते हैं, उनमें से पहला होता है गुरु, दूसरा शिष्य और तीसरा आश्रम। गुरु का इसमें क्या काम होता था? गुरु का काम होता था कि आश्रम में शिष्यों को रखना, उनको पढ़ाना और उनके शोधों में उनको गाइड करना। और शिष्यों का काम होता था कि आश्रम में गुरु के जो कार्य है उसमें हाथ बटाना और उनके आचरण से सीखना। तो ये एक प्रिमिटिव स्ट्रक्चर था गुरुकुल का, जो दिखता था ऐसा। अब हम देख लेते हैं कि इसमें जो दिनचर्या थी शिष्यों की, वो कैसी दिखती थी। दोस्तों, जब गुरुकुल में किसी शिष्य का दाखिला होता था, एडमिशन होता था, तो सबसे पहले उसका उपनयन संस्कार होता था, जिसको हम यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। और इस संस्कार के होने के बाद शिष्य ब्रह्मचर्य का संकल्प लेके गुरु के आश्रम में प्रवेश करता था। इसके बाद जो दैनिक दिनचर्या थी, उसमें सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में जगना होता था। फिर पास की जो पवित्र नदी है, खासकर अगर गंगा नदी है या फिर और कोई भी नदी, तो वहां स्नान किया जाता था। उसके बाद आकर सूर्य नमस्कार होता था और योग के जो दूसरे आसन थे उनका योगाभ्यास होता था। उसके बाद कक्षाएं लग जाती थी, लगभग 7:15 से और 11:15 तक कक्षाएं चलती थी। 11:15 के बाद फिर भिक्षाटन पे निकलते थे शिष्य, जिसको हम मधुकरी भी बोलते हैं। वहां पर जो कुछ भी मिलता था उसके कुछ हिस्से को खाकर थोड़ा विश्राम करते थे। और उसके बाद 2 और 2:30 बजे से फिर से कक्षाएं लगती थी, जो कि संध्या तक चलती थी, संध्या वंदना तक। जब संध्या वंदना हो जाती थी तो प्रसाद ग्रहण करके शिष्य अपनी अपनी जगह पर लौट जाते थे। फिर उसके बाद भोजन करने के लिए एकत्र होते थे और फिर उनको निद्रा के लिए भेज दिया जाता था। तो बाय एंड लार्ज ये एक रूटीन होता था। और जो मैंने कक्षाओं की बात की है, जो 2 बार में लगती
थी, इसमें लगभग 18 विषयों का विकल्प होता था छात्रों के पास समझने का, पढ़ने का और अपने शोधों को करने का। तो अब हम देख लेते हैं कि ये कौन से सब्जेक्ट्स थे और इनमें किस तरह का पाठ्यक्रम था और कौन सी पुस्तकें पढ़ाई जाती थीं। दोस्तों, गुरुकुल का नाम सुनते ही आज हमारे दिमाग में आता है कि वहाँ तो यज्ञ हवन करने वाले पंडित बनाए जाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पर गणित, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, शिल्पकला, संगीत, भाषा, चिकित्सा, युद्ध कला, अर्थशास्त्र, दर्शन जैसे लगभग 18 से 20 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, ऐसा उल्लेख मिलता है। और ये सभी के सभी जो सब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं, ये वेदों से इंस्पायर्ड थे। मतलब इन्हें उपवेद भी बोला जाता है। हर एक वेद से एक शाखा निकली है, एक उपवेद निकला है। जैसे कि अगर आप ऋग्वेद को देखें तो ऋग्वेद से आयुर्वेद निकला है और वहीं से चिकित्सा पद्धतियां डेवलप की गई हैं, चिकित्सा का ज्ञान आगे बढ़ा है। अगर आप यजुर्वेद पे जाएंगे तो वहां से धनुर्वेद निकला है, उसको उपवेद कहते हैं। इस धनुर्वेद से ही हमारी युद्ध कला जो है उस पर जो जितना भी ज्ञान है आगे बढ़ाया गया है। ऐसे ही सामवेद से गांधर्व वेद निकला है, तो गांधर्व वेद से जितनी संगीत की कला है, जो भारतीय क्लासिक सिंगिंग है, उसकी भी जितनी शाखाएं हैं वो इसी वेद से डेवलप की गई हैं। उसके बाद अथर्व वेद आता है, जिससे स्थापत्य उपवेद आया है। स्थापत्य उपवेद में वो सभी ज्ञान है, वो सभी विशिष्ट ज्ञान है जिससे हमारा मानव जीवन अनुशासित हो सके, जैसे कि अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस या फिर आपका आर्किटेक्चर, शिल्पकला, ये सब अथर्ववेद से आया है। तो हम इन सभी सब्जेक्ट्स को देखेंगे, उनके पाठ्यक्रम को देखेंगे और ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि कौन सी वो किताबें थी जो पढ़ाई जाती थी। ऐसे में हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं, ऋग्वेद से आयुर्वेद का अवतरण हुआ और चिकित्सा बहुत महत्वपूर्ण विषय रहा है। न केवल क्यूरेटिव बल्कि प्रिवेंटिव उपचार जो थे उन पर बहुत जोर दिया जाता था। और प्राचीन गुरुकुलों का जो पाठ्यक्रम था उसमें सुश्रुत संहिता हो गई, चरक संहिता हो गई, भेला संहिता हो गई या फिर आपकी शांगधर संहिता हो गई, ये पढ़ाई जाती थी। और फिर जैसे जैसे चिकित्सा के क्षेत्र में और विकास हुआ तो 7वीं सेंचुरी के बाद नई किताबों को भी पाठ्यक्रम में जोड़ा गया, जैसे अष्टांग निघंटु हो गया, सिद्धसार निघंटु हो गया या फिर आपकी द्रव्यावली हो गई या फिर आपकी द्रव्य गुण संग्रह हो गया, तो ये भी पाठ्यक्रम में जोड़ दिए गए। इन सभी बुक्स की PDF लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां पर जाकर इसका अध्ययन कर सकते हैं। फिर उसके बाद गांधर्व वेद आता है, ये सामवेद का उपवेद है और इससे संगीत शास्त्रों का जन्म हुआ है। यहाँ पर संगीत रत्नाकर करके एक प्रमुख पुस्तक है जिसको गुरुकुलों में संगीत की शिक्षा के लिए पढ़ाया जाता था। और फिर हमने धनुर्वेद की बात की थी जो कि यजुर्वेद का उपवेद है, तो इसमें भी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जैसे वशिष्ठ धनुर्वेद, शिव धनुर्वेद और नीति प्रकाशिका, तो ये पुस्तकें इस कोर्स के लिए पढ़ाई जाती थी। फिर उसके बाद अथर्ववेद से स्थापत्य वेद आया है जिसमें से हम लोग अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, शिल्प कला आदि की पढ़ाई करते हैं। तो इसमें क्या पढ़ाया जाता था? इसमें सबसे महत्वपूर्ण किताब थी आचार्य चाणक्य ने जो लिखी थी अपनी किताब अर्थशास्त्र। ये जो अर्थशास्त्र किताब थी ये गुरुकुलों में न केवल कूटनीति बल्कि राजनीति, शासन करने की कला और इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ाई जाती थी। तो ये किताब बहुत विस्तृत किताब है, बहुत बड़ा कोर्स होता था। तो अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य जी ने लिखी है, तो आपको बहुत ढेर सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। और दोस्तों, अगर आप इतनी बड़ी किताब नहीं पढ़ सकते, आपके पास बहुत ढेर सारा समय नहीं है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ऑडियो बुक सुना करें। और उसके लिए एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है कुकू FM। कुकू FM पर आचार्य चाणक्य जी की अर्थशास्त्र पर एक चाणक्य नीति करके ऑडियो बुक है, मैंने सुनी है, बहुत विस्तृत है, बहुत डिटेल्ड है। सारे के सारे 17 अध्याय आपको वहां मिल जाते हैं और हिंदी समेत 5 भाषा जो है उसमें वो ऑडियो बुक उपलब्ध है। तो आप वहां जाकर आचार्य चाणक्य की जो राजनीति है, जो कूटनीति है, बहुत आसानी से अपने फ्री टाइम में सीख सकते हैं। दोस्तों, मैं रात में सोते समय या फिर कोई रूटीन काम कर रहा हूं तो कान में हेडफोन लगाकर ऑडियो बुक सुनते रहता हूं। इससे क्या होता है, काम भी खत्म हो जाता है, ज्यादा पता नहीं चलता और मुझे कुछ नया सीखने को भी मिल जाता है। प्लस ऑडियो बुक के सुनने से क्या होता है कि आपकी स्क्रीन टाइम जो है मोबाइल पर वो घट जाता है, जो आपकी मेंटल पीस और आइज के हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। और कुकू FM आपको ऑलमोस्ट हर एक कैटेगरी में सैकड़ों ऑडियो बुक्स ऑफर करता है। यहाँ पर 10,000 से भी ज्यादा टाइटल्स अवेलेबल है। आपको रिलीजियस स्क्रिप्चर सुनने हैं, रामायण सुननी है, महाभारत सुननी है, भगवत गीता सुननी है, गरुड़ पुराण सुनना है, तो ये सब भी अवेलेबल है। अगर आपको हिस्ट्री पसंद है, चोल वंश क्या था, अहोम वंश क्या था या फिर गुप्त वंश क्या था, तो ये सब भी टाइटल्स आपको मिल जाएंगे। आपको केस स्टडीज पसंद है, आपको जानना है कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी सच है कि नहीं, या फिर द्वारका शहर के पीछे का रहस्य क्या है, कैलाश पर्वत का रहस्य क्या है, तो ये सब टाइटल भी उपलब्ध हैं। तो सीखने और जानने के लिए इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। ऑलरेडी 2.5 मिलियन पेड सब्सक्राइबर्स कुकू FM का रोजाना फायदा उठा रहे हैं। दोस्तों, मंथली केवल 99 रुपीज में आपको ये सारी की सारी ऑडियो बुक सुनने को मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप कूपन कोड HYPER50 का यूज करेंगे तो आपको पहले महीने का सब्सक्रिप्शन केवल 49 रुपीज में मिल जाएगा, जो डेली का 2 रुपए भी नहीं है। तो दोस्तों, आज से ही कुकू FM पर अपने समय को और भी प्रोडक्टिव बनाएं। मैंने डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, जरूर चेकआउट करें। दोस्तों, अब बढ़ते हैं गुरुकुल में पढ़ाए जाने वाले दूसरे सब्जेक्ट्स की तरफ।
दोस्तों वेदांग कोर्स के अंतर्गत 6 विषय आते थे और इन्हें वेदांग के 6 अंग बोला जाता था। इनसे ही वेदों की रक्षा होती थी। वेदों की रक्षा से ये तात्पर्य है कि जो वेदों का ओरिजिनल रूप है, जो कि मौखिक रूप से पहले पढ़ाई होती थी, तो कहीं उच्चारण की वजह से चीजें गलत ना हो जाएं और पीढ़ी दर पीढ़ी ये गलतियां बड़ी हो जाएंगी तो वेदों का स्वरूप ही बदल जाएगा। इसलिए इनकी पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होती थी और ये शिशु को जरूर पढ़ाया जाता था। अब ये जो 6 अंग थे, 6 विषय थे, इनमें सबसे पहले आती है शिक्षा। शिक्षा में पढ़ाया जाता था कि आपके जो स्वर हैं, व्यंजन हैं, अक्षर हैं, इनका उच्चारण कैसे होता है, बच्चा जो है सही से उच्चारण करे। उसके बाद आता था छंद। छंद दूसरा विषय था। इसमें आपको पोएटिक मीटर समझाए जाते थे, मतलब लघु और गुरु की मात्रा क्या होती है, उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशन से कितने तरह के काव्य बनाए जा सकते हैं, ये सब सिखाया जाता था। तीसरा है व्याकरण। इस सब्जेक्ट में आपको संस्कृत व्याकरण सिखाई जाती थी कि वाक्य शुद्ध कैसे बनते हैं, संधियां कैसे होती हैं, अगर आपको सूत्र बनाने हैं तो वो कैसे बनेंगे। और इस सब्जेक्ट की जो महत्वपूर्ण किताब थी वो थी अष्टाध्यायी पाणिनि जी की। अष्टाध्यायी को यहाँ पर पढ़ाया जाता था। दोस्तों अगर आपको अष्टाध्यायी पर थोड़ा बेसिक नॉलेज चाहिए तो मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, लिंक आ रही होगी, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपका इंटरेस्ट और जगता है तो आप अष्टाध्यायी.com पर जरूर जाएं, क्योंकि वो एक कंप्लीट वेबसाइट है आपके लिए अगर आपको अष्टाध्यायी सीखनी है। तो ये 3 सब्जेक्ट हो गए वेदांग के। अब चौथा सब्जेक्ट होता था निरुक्त, और यहाँ पर यह बताया जाता था कि शब्दों की व्युत्पत्ति कैसे हुई है, मतलब जो शब्दों का अर्थ बन रहा है वो वैसा क्यों बन रहा है। उसके बाद 5वां विषय था कल्प, और कल्प में आपको जो वेदों में कर्म कांड दिए गए हैं वो शुद्ध रूप में किस प्रकार किए जाते हैं इसका अभ्यास कराया जाता था। और इसके बाद छठा होता था ज्योतिष, जहां पर आपको एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान दिया जाता था, क्योंकि प्राचीन भारत में परंपरा थी कि मानवगत जितने भी कार्य हैं वो ग्रहों की गति पर निर्भर करते हैं, इसलिए ये भी शिक्षा दी जाती थी। तो ये जो 6 चीज हैं आपकी शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प और उसके बाद अंतिम जो है आपका ज्योतिष, ये मिलकर वेदों की रक्षा करते थे। और ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट था ब्रह्मचारी शिष्यों के लिए। तो मैंने वेदांग और उपवेद बता दिए। तो वेद उपनिषद तो पढ़ाए जाते थे, उसके साथ साथ वेदांग और उपवेद की भी पढ़ाई होती थी। इनके अलावा आपको इतिहास भी पढ़ाया जाता था, जहां पर आपको रामायण, महाभारत और भगवद गीता जैसे सब्जेक्ट्स पर भी ज्ञान दिया जाता था। तो आप देख सकते हैं कि गुरुकुलों में ढेर सारे विषयों का विकल्प मौजूद था। इसी वजह से न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी आकर गुरुकुल में पढ़ाई करते थे। और दोस्तों अगर आप आज की मॉडर्न एजुकेशन को देखें तो आज की मॉडर्न एजुकेशन केवल और केवल बिजनेस बन के रह गई है। यहाँ पर पेरेंट्स देखते हैं कि उन्होंने अपने बच्चे की शिक्षा पर कितने लाख खर्च किए हैं, इसी वजह से वो भी यही चाहते हैं कि बच्चा भी उतने लाख का पैकेज पा जाए। कोचिंग्स भी आपको लाखों का पैकेज देने के लिए आपसे लाखों लूट रही हैं। कोई भी 1 मिनट के लिए रुककर ये नहीं सोचना चाहता कि आखिर ये सब हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बचपन में हम स्कूलों में बंद कमरे में 8 घंटा रोजाना पढ़ते रहते थे, कुर्सी से चिपक गए थे, और जब हमारी जॉब लगी तो वहां पर भी हम 8 से 10 घंटे उसी कुर्सी से चिपके रह गए। ना तो हमारी रीढ़ की हड्डी बची है और ना हमारे अंदर जीने की इच्छा। आज का युग तो आधुनिक हो गया है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं गुरुकुल की जो अच्छी बातें हैं, कुछ विशेष चीजें, उनको हमें लाना पड़ेगा। गुरुकुल तो हम नहीं ला पाएंगे क्योंकि जमाना चेंज हो गया है, हम बहुत आधुनिक हो गए हैं, उस तरह की चीजें दोबारा कर पाना असंभव सी हैं। लेकिन जो अच्छी चीजें हैं उनको हम जरूर इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स में, जिससे जो डिप्रेशन हमें देखने को मिलता है, जो हमें एंग्जाइटी देखने को मिलती है और जो जीवन को लेकर एक निराशा देखने को मिलती है, वो दूर की जा सके। तो दोस्तों भविष्य में एक वीडियो में जरूर लाऊंगा जहां पर गुरुकुल से हम क्या वो 5-6 चीजें हैं जो आज हम इंप्लीमेंट कर सकें, जिससे आज का हमारा एजुकेशन सिस्टम बच्चों को, शिष्यों को, जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनके जीवन के उद्देश्य तक पहुंचा सके। और दोस्तों अगर आपके भी उद्देश्य बड़े हैं तो आप अपने समय का सदुपयोग करें, उसको व्यर्थ ना करें। आज ही जाकर कुकू FM पर ढेर सारी ज्ञानवर्धक पुस्तकों को सुनना शुरू करें। दोस्तों मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, जरूर डाउनलोड करें। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चला होगा कि हमारे प्राचीन गुरुकुल कैसे काम करते थे, क्या रूटीन था, वहां पर कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने परिवारजनों में और दोस्तों में जरूर शेयर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग हर हफ्ते ऐसी ही धर्म से जुड़ी, विज्ञान से जुड़ी, भारतीय इतिहास से जुड़ी वीडियोस लेकर आते रहते हैं। अब मैं इस वीडियो को दूंगा यहीं पर विराम। मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। तो वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो गई और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। और ये हमें बिल्कुल भी मतलब नॉलेज ही नहीं है इन सब चीज़ों की, क्योंकि कभी किसी ने बताया नहीं और ना ही कभी हमारे परिवेश में ऐसी कोई चीज़ें थी, ना ही कभी बड़े बूढ़े जो बुजुर्ग होते थे उनसे कभी हमने इन चीज़ों को सुना था। कोई इक्का दुक्का भले ही हमें पता हो, अदरवाइज़ हमें इतना कुछ नहीं पता था। ठीक है,
अब जैसे इन्होंने बताया, इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है ये, और इस तरीके की हमारा जो देश था ये सुपर पावर कैसे था, मतलब जो गुरुकुल थे उनकी सबसे बड़ी अहम भूमिका थी अपने देश को सुपर पावर बनाने की। ठीक है, तो यहाँ पर जो जिस तरीके से शिक्षा दी जाती थी, गुरुकुल का अर्थ होता है गुरु का परिवार, कुल मतलब परिवार, तो गुरु का परिवार, जैसे कि रघुकुल, तो रघु मतलब उनके जो परिवार हैं, उसी तरीके से गुरुकुल बोला जाता था, गुरु का परिवार। ठीक है, तो इसमें जब उनको बच्चों को जब भेजा जाता था पेरेंट्स, जैसे आजकल हॉस्टल में भेजा जाता है, तो जस्ट हॉस्टल की तरह ही समझ लीजिए। तो वो क्या है कि एक तरीके से जो हॉस्टल की जो परंपरा आई है वो गुरुकुल से ही आई हुई है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद में देखिए उनके कुछ रूल्स रेगुलेशन होते थे कि उनको करना क्या क्या है, उनको मतलब कुछ वहाँ पे उनकी एक छोटी सी बंदी होती थी, तो वो मतलब सारे जो भी उनके रूल्स होते थे वो सारे फॉलो करते थे। फिर उसके बाद में सुबह सूर्य उगने से पहले उठते थे और उसके क्या बोलते हैं नहाने के लिए जाते थे नदी में, और उसके बाद में अपना योगासन वगैरह जो भी होते थे, सूर्य नमस्कार, वो सारी चीज़ें करते थे। तो मतलब एक आप बोल सकते हैं कि एक बड़ा ही अच्छा वातावरण रहता था, बड़ा ही सुखमय वातावरण रहता था। ये नहीं था कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। और ये नहीं थी कि सिर्फ वहाँ पर यज्ञ करना सिखाया जा रहा है, जैसे कि एक हम पाला गया ना कि हिंदुओं में कि सिर्फ यज्ञ से क्या होता है, ये क्वेश्चंस बहुत पुट किए जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे यज्ञ नहीं, यज्ञ के साथ साथ में वहाँ पर जो है पूरे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, जो वेद जो है सारे वेद पढ़ाए जाते थे। ठीक है, वहाँ पर आपको जैसे गणित, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, शिल्प कला, संगीत, भाषा, चिकित्सा, युद्ध कला, अर्थशास्त्र, दर्शन, ये सारे सब्जेक्ट्स वहाँ पर पढ़ाए जाते थे। ठीक है, जैसे आपका सामवेद का आपने नाम सुना होगा, तो उसमें संगीत से रिलेटेड गंधर्व वेद, ठीक है, तो उसमें सारे संगीत से रिलेटेड चीज़ें सिखाई जाती थी। युद्ध कला, अगर धनुर्वेद के लिए युद्ध कला हुआ करते थे, ऋग्वेद सिखाया जाता था, उसमें आयुर्वेद का वो रहता था जिसमें जो भी आपकी दवाइयाँ वगैरह बनती हैं। तो ये क्या है कि बहुत नॉलेज थी यहाँ पर, क्योंकि सुपर पावर था इंडिया उस टाइम पे, सोने की चिड़िया कहा जाता था इंडिया को। ठीक है, तो इस फिर क्या है कि जो वहाँ पर जो क्या बोलते हैं आपके जो अरब साइड में जो लोग थे, अब वहाँ पे कुछ ज़्यादा वहाँ पे कुछ था ही नहीं एक्चुअल में, वहाँ पे था नहीं। वहाँ पे मैंने, क्योंकि मैं इस्लामिक वीडियोस पे भी मैंने रिएक्शन दिया है, तो मैंने जैसे वहाँ की वीडियोस देखी है, मैंने रिएक्शन दिया है, तो वहाँ पे मतलब पानी वानी वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ था ही नहीं, जैसे एक तरीके से खाना बदोश लाइफ आप बोल सकते हैं, कुछ इस टाइप के वहाँ पे इस कबीले इस तरीके के थे। वहाँ पर नॉलेज नहीं थी बिल्कुल भी, लेकिन उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने देखा भाई इंडिया सुपर पावर है, तो उन्होंने क्या है कि इंडिया की जो भी ग्रंथ वगैरह थे यहाँ से लेके गए वो, ठीक है, और उनको सबको ट्रांसलेट किया अरब लैंग्वेज में, तो वहाँ पे उनकी नॉलेज बढ़ने लगी। बट फिर जो क्या बोलते हैं ये, अच्छा, इस बात को ये मानने के लिए तैयार नहीं होते क्योंकि इनको ऐसा कुछ बताया नहीं गया है, बताया गया है तो पता नहीं, बट ये जो मुस्लिम्स लोग हैं वो नहीं मानते इन सब चीज़ों को। वो सोचते हैं कि ये सारी नॉलेज पहले से ही वहाँ पर थी, ऐसा नहीं है। अगर कोई मुस्लिम भाई देख रहा हो तो यही एक्चुअल है जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मैं इस्लामिक वीडियो पे भी मैंने रिएक्शन दिए हैं, तो मैंने उनके सारे क्वेश्चंस को मैंने देखा है, मतलब तो उनके सारे जवाब आपको इस अपना रिएक्शन चैनल जो है, जो कि मैं सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म से रिलेटेड बनाती हूँ, आपको सारे आंसर्स यहाँ मिल जाएंगे। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है सनातन से रिलेटेड, ठीक है, तो आप यहाँ पर विजिट कीजिए, सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि ये वीडियोज़ मैं आपके व्यूज़ पर भी डालूँ तो मैं वो व्यूज़ पर अपलोड कर दूँगी। ठीक है, और इसको नेगेटिव लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सब पहले हिंदू हुआ करते थे, उसके बाद में जैसे जैसे आपका टाइम पीरियड बीतता गया, फिर हाँ चलो स्टार्ट करते हैं कहाँ छोड़ा था। तो वो क्या था कि फिर क्या था कि जब अंग्रेज़ों को पता चला कि ये अरब के लोग इतने ज़्यादा मतलब इनको इतनी नॉलेज कैसे प्राप्त हो रही है और ये हर चीज़ में कैसे निपुण हो रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने मतलब एक तरीके से कॉलेज वगैरह ये सारे वहाँ पे स्थापित कर लिए थे। तो अंग्रेज़ों ने फिर देखा कि ये भारत से यहाँ से आया है, तो वो क्या करते थे, अरब की जो लैंग्वेज थी, ठीक है, जो यहाँ से जो मैथ, क्योंकि यहाँ से जो मैथ की सारी जो वो थी ना वो वहाँ पे भी लिखी हुई हैं, जबकि ये इंडिया के थे सारे। ठीक है, मैंने वो बुक्स देखी थी तो मैं खुद हैरान रह गई। हैरान क्या, आप खुद, हम तो सोने की चिड़िया थे, कोई ऐसी तो कोई छोटी मोटी शख्सियत तो थे नहीं हम। तो क्या है कि फिर अंग्रेज़ों ने क्या काम करा, अरब लैंग्वेज को, अरबी जो लैंग्वेज थी उसको ट्रांसफ़र मतलब कन्वर्ट करके उसको दूसरी लैंग्वेज में, और उसको फिर समझा। फिर क्या था कि जो अरब लोग थे उन्होंने इंडिया पर आक्रमण किया। ठीक है, अंग्रेज़ों को जब पता चला कि भाई इंडिया सोने की चिड़िया है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा नॉलेज है, यहाँ पे इतनी ज़्यादा यहाँ पे क्या बोलते हैं एक तरीके से इतनी शोहरत है, यहाँ पे सब कुछ है, इधर सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो अंग्रेज़ों ने भी इंडिया पे आक्रमण किया। क्योंकि इंडिया पे अब से आक्रमण नहीं हो रहे हैं, सदियों से आक्रमण हो रहे हैं। और यहाँ से जो इन्होंने जो नॉलेज ली थी, यहाँ से जितनी बुक्स वगैरह ली थी वो 7वीं शताब्दी में यहाँ से लेके चले गए थे। ठीक है, यहाँ से आते थे और ख़रीद कर जैसे भी हैं वो ले जाते थे, वहाँ पर ट्रांसलेट करते थे वो सारी चीज़ें। तो अगर आप मुस्लिम भाइयों को नहीं पता है इस चीज़ का, तो आपको मे भी आपको पता चल गया होगा इससे।
ठीक है। तो आप इससे और क्या बोलते हैं, हमें बड़ा प्राउड फील होता है कि हम क्या बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर इस तरीके की शिक्षा दी जाती थी और हम एक सोने की चिड़िया थे। लेकिन जब आपके पास में जब बहुत ज़्यादा शोहरत आ जाती है, बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं नॉलेज आ जाती है, लेकिन उसकी रक्षा करने के लिए भी हमें चाहिए होते हैं। शायद हमने इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया था, या फिर ये समझ लीजिए कि हम अपनी तरह ही दूसरों को समझते थे। हमें दूसरों की विचारधारा का पता ही नहीं था कि कौन किस तरीके की विचारधारा का है। और इस तरीके से अरबों ने इंडिया पर आक्रमण किया, फिर अंग्रेजों ने भी आक्रमण किया और यहाँ से इतना ज़्यादा ट्रिलियन सोना, हीरे जवाहरात, यहाँ तक कि बड़े बड़े जो सोने के जो गेट होते हैं जो बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, उनको भी यहाँ से सबको ले गए गधे घोड़े पर लाद कर। और क्या बोलते हैं वो जो आपकी नाव को, जो बड़े बड़े जो जहाज़ होते हैं उनमें सबको लाद कर यहाँ से ले गए हैं। ठीक है, तो बड़ा ही दुख होता है, यहाँ से बहुत कुछ गया है। ठीक है, और अभी भी मतलब क्या बोल सकते हैं। लेकिन अब जैसे इस वीडियो में बताया है कि किस तरीके से हमारे जो गुरुकुल थे वो उन्होंने इतना ज़्यादा इंडिया को सुपर पावर बनाया था। ठीक है, उनसे बहुत सारे आपके वो निकले थे, जैसे चाणक्य हो गए और बहुत सारे जितने आर्यभट्ट, ये सभी कहाँ से निकले थे, ये सभी गुरुकुल से ही निकले थे। गुरुकुल परंपरा ऐसी इस तरीके की थी। लेकिन आजकल के बच्चे क्या हैं, 8-10 घंटे स्कूल में पढ़ते हैं, उसके बाद में फिर घर पे आते हैं, उसके बाद में ट्यूशन चले जाते हैं, उसके बाद में फिर जब बड़े हो जाते हैं तो 10-12 घंटे की वो जॉब होती है। तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी और बहुत ज़्यादा एक तरीके से डिप्रेशन बहुत ज़्यादा रहता है। तो हम वो क्या बोलते हैं कि उस माहौल को दोबारा से तो लेके नहीं आ सकते। लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें जैसे योगा वगैरह हो गया, जो कि हमारे जो ऋषि मुनियों ने की है, जो कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग थे वो, तो उन्होंने जो भी इतनी मेहनत करके उन सारी चीज़ों को जो बनाया है वो अब यूज़ करके लोग जो अपने आपके स्ट्रेस को और अपने ये जो बीमारियां हैं उनसे बच सकते हैं। क्योंकि मैं खुद योगा करती हूँ, मुझे डॉक्टर के पास जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि डॉक्टर एक बार आप डॉक्टर के पास चले गए ना तो आपको इतनी सारी मेडिसिन मिल जाएंगी, आप ऐसे ही बीमार पड़ जाओगे। इससे अच्छा है कि आप योगा करो और थोड़े से रूल्स रेगुलेशन फॉलो करो। अगर आपने 6 बजे खाना खाया है तो नेक्स्ट डे भी आप 6 बजे ही खाना खाओ। ठीक है, या फिर तो उससे बीच बीच में अगर आपको लिक्विड लेना है, कुछ लेना, वो आप ले सकते हो। तो इस तरीके का जब रूल रेगुलेशन आप अपनाते हैं, हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं, ये पुरानी परंपराएं हैं जो कि हमारे एंसेस्टर्स किया करते थे इन सबको। ठीक है, तो अगर हम उनको फिर दोबारा से उसी वे में करेंगे तो हम फिर दोबारा से उसी तरीके की हमारी जो हमारी सब रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा कि योगा जो है भारत से ही निकला हुआ है और भारत के ही लोग इतने ज़्यादा मोटे हैं, मतलब अपनी सेहत का बिल्कुल ध्यान नहीं देते, और बाहर की 2 लोग उसको उपयोग कर रहे हैं और डॉक्टर से बच रहे हैं। मतलब क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट लेना 1 वीक हो जाता है और उनको पता है कि इससे अच्छा है कि आप योगा कर लो, उससे आप फिट रहते हो। लेकिन सोचने वाली बात है कि इंडिया जब हमारे इतने पूर्वजों ने जब इतनी सारी हमें फैसिलिटी दी हैं, हम इतना ज्ञान उनके अंदर था, वो सारी चीज़ें हमारे पास में है, तो हम उनको यूज़ क्यों नहीं करते हैं। लोग वेस्टर्न कल्चर की तरफ इतना ज़्यादा भाग रहे हैं कि उनको योगा करते में भी शर्मिंदगी फील होती है। पता नहीं किस टाइप के लोग हैं वो, भगवान जाने उनको। ठीक है, तो चाहे जिम कर आएंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन योगा नहीं करेंगे। जबकि आपको करना क्या है, हमारा जो वातावरण है वो किस तरीके का है। हमारा वातावरण इस तरीके का है कि यहाँ पे वायु का वेग ज़्यादा रहता है, इसलिए आप दौड़ भाग करना या फिर जिम टाइप की इस तरीके करना वो सुइटेबल नहीं होता। इस वजह से जो हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने योगा का कंसेप्ट दिया था। ठीक है, ये जो दौड़ भाग होती है, जो रनिंग वगैरह जो होती है ना, जो करते हैं, ये विदेशों में ज़्यादा रहती है, क्योंकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे जो वायु का जो वो थोड़ी कम रहती है, तो इस वजह से वो भागते हैं। लेकिन यहाँ पे तो वायु का वेग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो लोगों को समझ में नहीं आता, बस वो क्या है कि भेड़ चाल है, वेस्टर्न कर रहे हैं तो हम भी करेंगे, लेकिन ये नहीं देखते कि हमारे देश का इन्वायरमेंट क्या है और वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लोगों के अंदर ना एक तरीके से हीन भावना आप समझ लीजिए, क्योंकि 70 सालों से ये डाली गई है। अपने आप को सुपीरियर नहीं समझते हैं, क्योंकि उनको उनका गौरवशाली इतिहास नहीं बताया गया है। लेकिन धीरे धीरे हम जैसे लोग अगर मेहनत करेंगे, इधर उधर से जब अवेयरनेस लोगों के अंदर लेके आएंगे, तो ज़रूर एक दिन हम भी सक्सेस हो पाएंगे। ठीक है, मैं हमेशा योगा करती हूँ, मैं बिल्कुल भी वेस्टर्न कल्चर को ये नहीं कि बिल्कुल मतलब उनको देख के इस तरीके से करना, नहीं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बिल्कुल सादा सिंपल रहना, साथ में अपना योगा करना, ये मेरी अपनी लाइफ के वो हैं। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और आप बताएगा कुछ इसमें हो सकता है कुछ छूट गया हो, क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो थी ये। अच्छा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। गुड बाय।